गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू प्रथम साइंस एकेडमी। माई सेल्फ शर्मिला ठाकुर। स्टूडेंट्स, आज की मोटिवेशनल लाइंस बेस्ड है कि हमें अपने देश को पावरफुल बनाना चाहिए और पावरफुल बनाने के लिए आप बच्चों का शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो लाइंस कुछ इस तरह से हैं। हमने कभी सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़कर गौरी छोड़ दिया था। हमने सागर की लहरों पर पत्थर तरवाए थे। हमने सीता के सत्य के आगे धरती फटती देखी थी। हमने कृष्ण कन्हैया को सांप के फन पर नाचते हुए देखा है। हम इतिहास बदलने निकलते थे और गूगल बदल जाया करते थे। परंतु गलती कहां हुई? परंतु गलती वहां हुई जहां हमारा देश 500 से 600 साल कभी मुगलों से तो कभी अंग्रेजों से गुलाम हो गया। परंतु हमने आजादी तो पाली, लेकिन इस देश को पावरफुल बनाना अब बहुत जरूरी है। और पावरफुल बनाने के लिए आप बच्चों का शिक्षा और आत्मविश्वास से भरा होना बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वास आता है अच्छी शिक्षा से। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो कल मैंने सिर्फ स्टार्ट की थी कल के लेक्चर में। दूसरा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड लास्ट वन इज केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने देखा था कि जितनी जितनी वेरिएबिलिटी ट्रांजिशन एलिमेंट शो कर सकते हैं, उतने और कोई एलिमेंट शो ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो 5 ऑर्बिटल्स हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक या दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वेरिएबिलिटी में। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट ऑक्सीडेशन तक देखी गई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। कल मैंने ये आपको चार्ट बताया था और इसमें मैंने आपको बताया था और इसमें मैंने आपको बताया था इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडियम है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि टिटानियम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वेनाडियम 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। क्रोमियम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। मैंगनीज 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट कर सकता है। आयरन, क्योंकि यहाँ यहाँ सबसे ज्यादा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ तक, और इसके बाद फिर से ये वेरिएबिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी और जिंक तक सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो है +2। यहाँ देखने वाली बात ये है कि कॉपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है इस पूरी सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक कि कॉपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। बाकी कोई भी एलिमेंट इस सीरीज में ऐसा नहीं है जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे ज्यादा सेकेंडियम में स्टेबल है ये सब में +3 सब में है, लेकिन स्कैंडियम में सिर्फ एक है और यही स्टेबल है। जिंक में एक ही है और वो +2 है। ठीक है, और अब मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे पहले हम एनसीईआरटी के ही पेजेस देख लेते हैं। मैंने आपके लिए कुछ और भी निकाले हैं, कुछ और भी मेहनत की है, लेकिन सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट सारी एनसीईआरटी की ही
ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बताया है वही जान लेंगे। सो हम्म ये है हमारे पास एनसीईआरटी। ठीक है। The element which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series। देखा आपने, देखा आपने, ध्यान दिया आपने। देखो ये देखो, ये ये मिडल, ये हर सीरीज के मिडल में, ये फर्स्ट सीरीज है ना, इसके बाद सेकंड और थर्ड फोर्थ सीरीज में भी आप देखोगे कि ये जो मिडल, ये जो है मिडल वाला एलिमेंट है सीरीज में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। तो ये एनसीईआरटी बोल रही है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पूरी सीरीज में अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मिडिल वाले की है। जैसे कि फर्स्ट सीरीज में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक है, +2 से +7 तक है, ये देख रहे हो, +2 से +7। और लेसर कहाँ है, शुरू में और लास्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। आपने देखा सेकेंडियम की सिर्फ +3 थी और जिंक की देखी +2 थी, कॉपर की सिर्फ 2 थी। इसी तरह से सेकेंडियम के बाद जो टिटानियम था उसकी भी सिर्फ 2 या 3 थी। तो ऑब्जर्वेशन आप उस चार्ट से ले सकते हो कि एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जबकि मिडल में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इवन मैंगनीज में तो +2 से लेके 7 तक है। और इसी तरह से मैंगनीज में जैसे जैसे आप हर सीरीज में नीचे जाते जाओगे तो वो उसके सभी की 5 या 6 या 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सट्रीम एंड में मैंने आपको बता दिया कम है ना, वो कम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती हैं। तो टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये वेरिएबिलिटी आपको मिल रही है। कॉपर और जिंक में आपने देखा कि एक एक ही ऑक्सीडेशन से दो कॉपर में +1 और +2 थी और जिंक में सिर्फ +2 थी। दोज अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम वर्चुअली अननोन। टिटानियम में 4 भी है, इज मोर स्टेबल, और टिटानियम में 4 ज्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ टिटानियम 3 एंड टिटानियम 2। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे कि जिसकी ऑक्सीडेशन जो अगर 3 है 4 है, तो जो सबसे ज्यादा वाली है वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि टिटानियम में 4 वाली स्टेबल है, 3 वाली उतनी स्टेबल नहीं है, 2 वाली इतनी स्टेबल नहीं है। मतलब कि ये 4 टिटानियम 4 चीजों के साथ ज्यादा अच्छे से मिलकर के ज्यादा स्टेबल उस कंपाउंड को रख सकता है। एट At the other end, the only oxidation state of zinc, ठीक है, जिंक, नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। जिंक में 2 हैं, उसमें सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन होते नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हायर आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। हायर एनर्जी और कंप्लीटली फिल्ड अपने इलेक्ट्रॉन क्यों ही देगा, क्योंकि हर कोई ये जो पूरी तामझाम है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की जुड़ने की, तोड़ने की, देने की, लेने की, वो तो इसी बात पे डिपेंड है कि सब कंप्लीटली फिल्ड होना चाहते हैं। जो कंप्लीटली फिल्ड है वो भला क्यों ही देगा अपने इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड्स इन द वैल्यू टू द सम S and D इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज, है ना। तो आप देख सकते हो कि भाई स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई है कि एब्रप्टली बिहेवियर है ना। किसी की स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे देखिए, अगर मैं जैसे ये सेकेंडियम वाली सीरीज है ना, सेकेंडियम वाली सीरीज, इसको मैं आपको, मैंने ये इसके लिए आपके लिए चार्ट निकाल के रखा है, 1 मिनट रुकिए। क्या कह रहे हैं ये,
हम्म कि अगर आप क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन, क्रोमियम यहां पर है, ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम में इतनी स्टेबल नहीं है जितनी की टंगस्टन में है। सीरीज में नीचे, ग्रुप में नीचे आते आते मिडल में जब हम नीचे आएंगे सब में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। फर्स्ट सीरीज के मिडल में भी है, सेकंड सीरीज के मिडल में भी है, थर्ड सीरीज के मिडल में भी है टंगस्टन में। बट द थिंग इज दैट वो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम से लेके मोलिब्डेनियम से लेके टंगस्टन, उसमें प्लस 6 सब में है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल वो टंगस्टन में है। मतलब टंगस्टन जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वो स्टेबल होंगे, तो वो स्टेबल होंगे। ये मतलब +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में नीचे जाते जाते स्टेबल होगी, ये बताना चाहती हूँ। The variability of oxidation state, a characteristic of transition element, arises out of incomplete filling of D. बोलते इतनी सारी वेरिएबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इतनी ज्यादा है। और वो डिफर बाय यूनिट ही है, मतलब V4 भी है, V3 भी है, V4 भी है, V5 भी है ना, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। जबकि बाकी एलिमेंट्स हैं वो डिफर बाय 1 ही होती है, या 2 होगी किसी की, या 3 होगी, इससे ज्यादा नहीं होती। एन इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक इज नोटिस्ड अमंग द ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स 4 to 10 है, इंक्लूड करता है ये। ऑल्दो इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड, बोलते पी ब्लॉक में ग्रुप्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करती है, जबकि जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नीचे जाते जाते क्रोमियम से, मोलिब्डेनियम से टंगस्टन तक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ये देखने में पाया गया है। ठीक है, जैसे इन एसिडिक मीडियम, ये जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसकी रिडक्शन हुई है ना, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में ये इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जबकि कौन, क्रोमियम डाइक्रोमेट, जबकि मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लीजेंड्स, बोलते लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी कंपाउंड कुछ स्टेबल होंगे, और वो तब स्टेबल होंगे जब वो कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, एडिशन मतलब सिग्मा बॉन्ड को तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो लीजेंड से, तब वो कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स तब स्टेबल होंगे अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे कि NiCO4 और FeCO3, ये कंपाउंड स्टेबल है क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर्स है। ये लीजेंड्स जो है, ये सीओ लीजेंड, ये जो है ये जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये लीजेंड पाई एक्सेप्टर है। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। कितनी लोअर, जीरो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन इज जीरो हेयर, आयरन का भी जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल की भी जीरो है, और ये पाई एक्सेप्टर है।
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनके साथ जो लीजन लगे हों, अगर वो पाई एक्सेप्टर हों, तो वो बहुत लो स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, जैसे कि निकल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, ये है, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, ये क्रोमियम और मैंगनीज। मैंगनीज में +1 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। ओके, हाईएस्ट ऑक्साइड जो फॉर्म हो सकता है पूरे इस सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में, वो Mn2O7 है। Mn2O7 हाईएस्ट ऑक्साइड। और इसी तरह से, लेकिन हाईएस्ट फ्लोराइड जो है वो MnF4 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये कैसे बना है? Mn2 है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ऑक्सीजन ना, तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, इसमें हाईएस्ट ऑक्साइड है ये। और फ्लोराइड में सिर्फ 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की, जबकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या है? +2 है। समझ आ गई? तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट के। हम्म कुछ जनरलाइजेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट की सामने आई है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो कुछ इस तरह से है। पहला, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट। ये क्लियर हो गया आपको कि इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स हैं, इसकी वजह से वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं। सेकंड जनरलाइजेशन है, सेकेंडियम में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। थर्ड जनरलाइजेशन है ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि except scandium all other metals show variable oxidations differ by unity due to incomplete। except scandium all the metal of 3D transition series में सबके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिर्फ scandium को छोड़ करके। मेटल इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो आयनिक करेक्टर। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जैसे +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी एलिमेंट की, तो उसमें जो +2 के साथ वो कंपाउंड बनाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड आयनिक नेचर का होगा। +3 के साथ बनाएगा, वो भी आयनिक नेचर का होगा। लेकिन इससे ऊपर जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएगा तो वो कोवलेंट नेचर का होगा। जैसे MnO आयनिक स्टेट में है, आयनिक स्टेट में है, जहां पे हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये आयनिक स्टेट में है। जबकि Mn2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और यहाँ ये कोवलेंट नेचर का है। तो ये जनरलाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सामने आई है ट्रांजिशन मेटल्स की, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जब वो कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड आयनिक रहेंगे, और अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएंगे तो वो कंपाउंड कोवलेंट रहेंगे। In group of D elements, heavier element in higher oxidation state forms stable compound than lighter elements। बोलते हैं इन ग्रुप डी एलिमेंट्स सारे ही heavier elements होते हैं। डी ग्रुप एलिमेंट्स मैक्सिमम heavier elements हैं। तो बोले ये heavier elements, ये जो डी ब्लॉक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ 2 कंपाउंड हमने मैग्नीज के देखे, सॉरी, MnO और Mn2O7। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा स्टेबल है। ये पॉइंट ये बोल रहा है। अगर मॉलिब्डेनियम 6 में भी कोई कंपाउंड बना रहा है, 5 में भी बना रहा है, 4 में भी बना रहा है, 2 में भी बना रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 6 वाला। बस। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म सम कंपाउंड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विद सम group like CO, फॉर एग्जाम्पल NiCO4, FiCO5। तो इसमें
क्या है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के पेज पर दिखाया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। ये दोनों कंपाउंड दिखाए, NiCO4b और FeCO4b, और इनमें मैंने आपको बताया कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और आयरन की भी 0 है। और कुछ कंपाउंड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये वो कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल हैं। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में, exception is always there. When a metal show more than one oxidation state, the stability of oxidation explained on the basis of electrode potential. तो बच्चों यहाँ पे कॉपर प्लस है। कॉपर प्लस कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना। तो कॉपर कॉपर प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है उस टाइम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.52 है। और कॉपर जब +2 दो इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर बनाता है तो 0.34 है। बच्चों याद रहे इन दोनों में से लोअर वैल्यू किसकी है? Cu2+ की, है ना। तो जिसकी लोअर वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है। लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more stable is the element. So और अगर जो स्टेबल है वो ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा, और वो क्या है? Cu2+, Cu2+। कुछ और बातें भी मैंने निकाली हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से आपके लिए। Oxidation states of metal also depends upon the nature of the solvent metal in particular oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल की इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पानी में घुल सकता है। जैसे कि, और वो कौन घुलेगा सबसे पहले? जिसकी ऑक्सीडेशन जो अनस्टेबल होगा। तो ये क्या है? जैसे यहाँ पे Cu+ इन वाटर इज अनस्टेबल, Cu+ इन वाटर इज अनस्टेबल, अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन ए सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल बोलते वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। मेटल इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन एक और लूज कर देगा और Cu2+ बना देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। पानी के अंदर इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसी तरह से अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Cu2+ आयन। इसी तरह से Fe2+ अपना ऑक्सीडेशन करेगा वाटर के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Fe3+ बन जाएगा। बोलते Cu+ कई बार डिस्प्रपोर्शनेशन भी शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है। ठीक है, तो Cu2+ वाटर के अंदर Cu और Cu2+ दोनों फॉर्म करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इसके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ले करके इसको सॉलिड स्टेट में ले आएंगे और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये एक्सेप्शन है, ये मैंने राउंड कर दिया है, इसको जरूर अपने ब्रेन में रखें आप कि कॉपर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+। Is it okay? Transition metals show higher oxidation state in their cation as well as in their anions. बोलते ट्रांजिशन मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, चाहे वो आयनाइनिक फॉर्म में हो चाहे वो कैटाइनिक फॉर्म में हो, लूज करती हो गेन करते हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ट्रांजिशन मेटल शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। स्मॉल साइज होने की वजह से और हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना वो इन्हीं एलिमेंट के साथ स्टेबल है। जैसे मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड के साथ स्टेबल था, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ,
और ऑक्सीजन के साथ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। तो ये जनरलाइजेशन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल साइज एटम के साथ बॉन्ड बना के ज्यादा स्टेबल रहेंगी। मैंगनीज, मैंगनीज इंग्लिश कर लो पहले। मैंगनीज मैंगनीज शोज +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज में मैंगनीज क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। और मैंगनीज shows highest oxidation state MnO3F with oxygen due to high electron and due to formation of the multiple bonds। ठीक है, तो ये MnO3F भी बनाता है कंपाउंड और Mn2O7 भी बनाता है। ये है Mn2O7, ये डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। और इस तरह से यहाँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। हम्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम्म ये है हमारे पास ट्रेंड इन द M3 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेट अस सी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करता है एलिमेंट्स का ट्रांजिशन सीरीज में, वेरी करता है। द लो वैल्यू ऑफ द, अगर आप, एक मिनट, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एलिमेंट का नेगेटिव हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव हो तो क्यों होगा वो, इसलिए क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इसलिए क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो सकती है। ऑक्सीडेशन इजीली होने का मतलब क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है। वो किसी भी सेल में एनोड कंसीडर किया जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा। कंपाउंड्स अकेले वो हाईली रिएक्टिव होगा, वो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होगा जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है और बहुत सारे का पॉजिटिव होता है। जिनका पॉजिटिव होगा बिल्कुल इससे उल्टा होगा, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी पॉजिटिव की तरफ होगी और वो रिडक्शन शो करेंगे, वो कैथोड लिए जाएंगे सेल बनाते वक्त, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेंगे और वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे और वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। अब ये जो हम्म, अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी पर, सब्लिमेशन एनर्जी पर और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। किस किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव।
क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और सब्लिमेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव। ठीक है, सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में इन सभी सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं फिर से बता रही हूं, सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हायर इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीन एंथैल्पीज हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती हैं। तो उसमें से ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, अगर हायर हुई, हायर इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू, ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये हाई हो, ये हाई हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, जैसे मान लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी 10 पॉजिटिव है, ठीक है, और सब्लिमेशन एनर्जी 20 पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहीं यहीं पे अगर हाइड्रेशन एनर्जी ली जाए तो वो -40 है, तो नेगेटिव वैल्यू हाई आ गई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उस चीज का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बस यही है, यही है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज हाई होंगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इन सब का सम, इन दोनों का सम करके, इससे माइनस करके अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस होगा, और अगर माइनस में आई, इसकी हाई हुई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होएगा। कोई प्रॉब्लम? होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना? तो सब्लिमेशन एंथैल्पी अगर हाई हुई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। होपफुली आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द ट्रांजिशन सीरीज इज नॉट रेगुलर ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी। कह रहे हैं कि जितनी भी सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज 3-4, ये इन तीनों में रेगुलर बिहेवियर नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन का, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। कभी किसी की हाई है, किसी की लो है। आपको मैंने कल सारा आयोनाइजेशन एनर्जी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बताई थी, तो आपको वो वेरिएबल बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहा था। बीच में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जा रही है, हाफ स्टेबल आ जा रही है ना? तो उसकी वजह से जो है वो वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी। क्योंकि इन्हीं चीजों पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। इन्हीं तीनों के सम को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सो व्हाई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर, क्वेश्चन है मेरे पास एक, कि व्हाई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर द Mn3+ Mn2+ couple much more positive than that for the Cr3+ Cr2 पॉजिटिव और Fe3+ Fe2 पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है, मैंगनीज 2+ जब एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है, तो उस वक्त उस लूज करने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है की वैल्यू, जबकि बाकी की जो है मोर पॉजिटिव आ रहा है, जबकि बाकी की नेगेटिव आ रही है। क्यों? तो ये मे बी ये लूज करने के बाद ये जो Mn है, ये Mn जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जा रही है, देखिए ये। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी हाई चाहिए, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिजल्ट प्लस करके तीनों का पॉजिटिव आएगा, इसलिए जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ऑन द अदर हैंड,
जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हो रहे हैं आयरन में या क्रोमियम में, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही है। एज यू कैन सी दिस इज 3d6। सो दिस इज द रीजन। सिंपल, केमिस्ट्री उतनी टफ है नहीं जितनी मानी जाती है, बात सिर्फ इंटरेस्ट की है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ एग्जांपल्स भी दिए मैंने आपको। अब मेरे पास है केमिकल रिएक्टिविटी, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मैंने आपको अभी भी कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड स्टेबल बनाता है, लेकिन वो अगर वो अकेला एलिमेंट है तो वो रिएक्टिव होता है। तो वो क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो क्या है? वो बहुत ही अच्छे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी इजीली लूज कर सकते हैं। लूज कर सकते हैं मतलब उनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो केमिकली रिएक्टिव होंगे। वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देंगे वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो वो बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। यही है, और वो मोर रिएक्टिव है। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अलग अलग है। कई जो कई मिनरल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, और सिंगल मिनरल एसिड के साथ जैसे कॉपर नहीं रिएक्ट करता, अनअफेक्टेड बाय सिंगल मिनरल एसिड। और कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करता है। एग्जाम्पल टिटानियम, वेनाडियम, ये सारे क्या हैं? इनकी ये ऑक्सीडेशन मतलब ये कंबाइन कर जाते हैं और हाइड्रोजन HCl से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कैटायन। दिस जनरल नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ना। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होएगी तो क्या होगा? वो केमिकली रिएक्टिव होंगे, जिन जिन की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी जिस जिस सीरीज में। और कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो वो केमिकली लेस रिएक्टिव होंगे, केमिकली लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसी तरह फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आर ये दी है। देखो कितनी वेरिएबल है यहाँ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये कॉपर की पॉजिटिव। कॉपर की पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इट बिहेव्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी तरह से वाई इज MN, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको पीछे करवा चुकी हूँ। ठीक है, कल हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों होपफुली आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।